वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम एंटीबॉडीज़ के टाइप्स एवं उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। इन्हें प्रतिरक्षी उनके प्रकार एवं उनके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने प्रतिरक्षियों की संरचना के बारे में और प्रतिरक्षी होतियाँ हैं किसे कहा जाता है उस बारे में हमने स्टडी की थी। इस क्लास में हम देखेंगे कि प्रतिरक्षी है उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि प्रतिरक्षी होती हैं उसमें हमने देखा था दो प्रकार की चेन्स होती हैं, दो प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं। उसमें एक श्रृंखलाएं होती हैं जिन्हें भारी श्रृंखलाएं कहा जाता है, हैवी चेन्स कहा जाता है, और दूसरी श्रृंखलाएं होती हैं जिन्हें हल्की श्रृंखलाएं या लाइट चेन कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की श्रृंखलाएं होती है। इसमें से जो भारी श्रृंखलाएं होती है उन भारी श्रृंखलाओं के प्रकारों के आधार पर एंटीबॉडी अलग अलग प्रकार की होती है। उसमें आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है प्रतिरक्षियों में भारी श्रृंखलाएं होती हैं। प्रतिरक्षियों में भारी श्रृंखलाएं 5 प्रकार की होती हैं। भारी श्रृंखलाएं हैवी चेन्स होती हैं। ये भारी श्रृंखलाएं कितने प्रकार की होती हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, 5 प्रकार की होती हैं। भारी श्रृंखलाएं होगी ये 5 प्रकार की होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है, जिन्हें यूनानी भाषा के शब्दों के द्वारा लिखा जाता है। जिसमें एक होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, अल्फा कहा जाता है। तो इस प्रकार से पहला प्रकार हमें ध्यान रखना है कौन सी होती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अल्फा के नाम से जाना जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से दूसरी होती है वो हमें ध्यान रखनी है गामा प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से गामा। तीसरी हमें ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है डेल्टा। और चौथी हमें ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है एप्सिलॉन। तो इस प्रकार से एप्सिलॉन हो गया, वह चौथे प्रकार की होगी। और पांचवें प्रकार की हमें कौन सी ध्यान रखनी है तो उसमें आप ध्यान देखिए म्यू। पांचवें प्रकार की कौन सी ध्यान रखनी है, म्यू। ये 5 प्रकार की भारी श्रृंखलाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है तो उसमें आपको पहली ध्यान रखनी है अल्फा होती है, दूसरी होती है गामा होती है, तीसरी होती है डेल्टा, चौथी एप्सिलॉन और पांचवी हमें कौन सी ध्यान रखनी है, म्यू। ये 5 प्रकार की भारी श्रृंखलाएं होती है। तो प्रतिरक्षियों में 5 प्रकार की भारी श्रृंखला होती है। और इन भारी श्रृंखलाओं के आधार पर भारी श्रृंखलाओं के मुख्य रूप से स्थिर क्षेत्रों के आधार पर हमने 2 प्रकार के श्रृंखला के क्षेत्र पढ़े थे। भारी श्रृंखला के भी 2 क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र होता है वेरिएबल रीजन होता है जहाँ पर एंटीजन जुड़ता है, अस्थिर क्षेत्र होता है। और आपको ध्यान रखना है दूसरा स्थिर क्षेत्र होता है, ये हमें ध्यान रखना है कांस्टेंट रीजन्स होता है। तो इस प्रकार से जो भारी श्रृंखलाओं के स्थिर क्षेत्रों के आधार पर ये कितने प्रकार की होती हैं तो आपको ध्यान रखना है प्रतिरक्षी 5 प्रकार की होती हैं। स्थिर क्षेत्रों के आधार पर प्रतिरक्षी कितने प्रकार की होती हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, प्रतिरक्षियाँ होती हैं वह 5 प्रकार की होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। तो आप ध्यान दीजिए भारी श्रृंखलाओं के आधार पर प्रतिरक्षियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 5 टाइप्स की होती है, ये हमें ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहली हमें ध्यान रखनी है वो कौन सी होगी तो उसमें सबसे फर्स्ट प्रकार की हमें ध्यान रखनी है जिसे हम क्या कहते हैं, IG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन। प्रतिरक्षियों को ही हम क्या कहते हैं, IG या इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती है। सबसे पहली हमें ध्यान रखना है IgG। इन IgG होती है उसके अंदर भारी श्रृंखला होती है, वो कौन सी होती है तो आपको क्या ध्यान रखना है, IgG में भारी श्रृंखला होती है वह होती है आपको ध्यान रखना है गामा। तो इस प्रकार से IgG नाम देते हैं। इसमें भारी श्रृंखला कौन सी होगी, गामा होती है। जबकि दूसरे प्रकार की हमें ध्यान रखनी है वह कौन सी ध्यान रखनी है तो सेकेंड टाइप्स की हमें ध्यान रखनी है IgM। M के अंदर जो भारी श्रृंखला होती है वो कौन सी होती है, म्यू होती है। तो उसके नाम से हम IgM ग्लोबुलिन कहते हैं। इसी प्रकार से तीसरे प्रकार की होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, IgA कहा जाता है। और IgA होती है उसके अंदर भारी श्रृंखला होती है वो किसकी होती है, अल्फा की होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसके अंदर भारी श्रृंखलाएं कौन सी होगी, अल्फा की होती है। उसके बाद में चौथी हमें ध्यान रखनी है कौन सी तो चौथी आप ध्यान दीजिए IgD के अंदर भारी श्रृंखला होती है वो कौन सी होती है, डेल्टा होती है। तो इनके अंदर भारी श्रृंखला होगी वो कौन सी होगी, डेल्टा होगी। इस आधार पर इसका नाम IgD गया। और उसके बाद में होती है IgE। और IgE के अंदर भारी श्रृंखला होती है वो कौन सी होती है, एप्सिलॉन होती है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि इनमें भारी श्रृंखलाएं होती हैं, उनके प्रकारों के आधार पर जो प्रतिरक्षियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं, ये हमें ध्यान रखना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हमें ध्यान रखनी है IgA, नंबर 4 IgD और नंबर 5 कौन सी हो जाएगी, IgE। तो ये 5 प्रकार की होती हैं वो हमें ध्यान रखना है क्या होती है,
प्रतिरक्षियां होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें से आप ध्यान दीजिए तो प्रतिरक्षी में एक जो प्रतिरक्षी IgM होती है ये पेंटामर होती हैं अर्थात पंचलक होती हैं। किस प्रकार की होती है? पंचलक होती हैं, यानी पेंटामर के रूप में उपस्थित होती हैं, पंचलक होती हैं। तो इस प्रकार से ये किस रूप में उपस्थित होती हैं? पंचलक के रूप में उपस्थित होती हैं, पेंटामर्स होती हैं, यानी 5 एंटीबॉडीज होती हैं वो एक वलय के रूप में जुड़ी होती है, पेंटामर्स के रूप में दिखाई देती है। तथा IgA होती हैं ये द्विलक के रूप में उपस्थित होती हैं, 2 आपको जानकर प्रतिरक्षियां एक साथ जुड़ी होती हैं, यानी किस रूप में होती है? डाइमर के रूप में उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार से डाइमर्स के रूप में उपस्थित होती है या द्विलक के रूप में उपस्थित होती है। बाकी सभी जो प्रतिरक्षियां होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? एक लक होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है, यानी मोनोमर्स के रूप में उपस्थित होती हैं। ये भी एक लक के रूप में उपस्थित है, ये भी किस रूप में उपस्थित है? एक लक के रूप में उपस्थित है, और ये प्रतिरक्षी है वो भी किस रूप में उपस्थित है? एक लक के रूप में उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि IgM पेंटामर्स के रूप में उपस्थित होती है और IgA होती है वो द्विलक के रूप में उपस्थित होती है। बाकी सभी प्रतिरक्षी होती हैं वह किस रूप में उपस्थित होती हैं? एकलक के रूप में उपस्थित होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? तो ये 5 प्रकार की प्रतिरक्षी है और इन 5 प्रकारों के बारे में ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले IgG रुधिर में पाई जाने वाली सबसे अधिक प्रतिरक्षी है, यानी सीरम में या रुधिर में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रतिरक्षी है, यानी सीरम में रुधिर में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रतिरक्षी है वह कौन सी है? तो हमें ध्यान रखना है सीरम में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रतिरक्षी है वो हमें ध्यान रखना है कौन सी हो जाएगी? IgG होती है, यानी ये सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रतिरक्षी होती है, सीरम में इनकी मात्रा होती है वह सबसे अधिक होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और IgG होती है वह कुल जो सीरम में उपस्थित प्रतिरक्षियां होती हैं उन प्रतिरक्षियों का 75% से 80% भाग होता है वह IgG प्रतिरक्षी का होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है देह के प्रमुख सहवनीय कार्यों में प्रमुख सहवनीय प्रतिरक्षी है, ये देह की प्रमुख सहवनीय प्रतिरक्षी है, यानी आपको ध्यान रखना है एक ही कोशिका के मध्य अंतर कोशिकीय सहवन, या आपको ध्यान रखना है और जो अंतर कोशिकीय सहवन होता है उन सहवनीय कार्यों में प्रमुख प्रतिरक्षी होती है, यानी देह के द्रव्यों में एवं सीरम में उपस्थित होती है और ये सहवन का कार्य करती है। तो ये हमें ध्यान रखना है प्रमुख सहवनीय प्रतिरक्षी होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये सहवन का कार्य करती है, तो सहवनीय प्रतिरक्षी के रूप में ये कार्य प्रतिरक्षी होती है, यानी देह के अंदर यह सहवन करने का कार्य करती हैं। तो प्रमुख सहवनीय प्रतिरक्षी है जो कि तरल एवं देह के द्रव्यों में उपस्थित होते हैं, देह के द्रव्यों में उपस्थित होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है तरल एवं देह के द्रव्यों में उपस्थित होने वाली जो प्रतिरक्षी है वो कौन सी हो जाएगी? IgG प्रतिरक्षी होती है। फिर उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है, ये नोट डाल के लिखनी है, आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। एकमात्र प्रतिरक्षी जो कि प्लेसेंटा या अपरा को पार करके भ्रूण तक पहुंचती है एवं भ्रूण को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्रतिरक्षी वो कौन सी है? IgG है। तो आप ध्यान दीजिए एकमात्र प्रतिरक्षी जो प्लेसेंटा या अपरा को पार करके प्लेसेंटा या अपरा को पार करके भ्रूण तक पहुंच सकती है, जिसको पार करके भ्रूण तक पहुंच सकती है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है कि एकमात्र प्रतिरक्षी है जो कि अपरा या प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंच सकती है। तो भ्रूण तक पहुंच सकती है एवं भ्रूण को प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, वह कौन सी प्रतिरक्षी हो जाएगी? IgG। तो IgG एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी है जो कि प्लेसेंटा या अपरा को पार करती है, परिवर्तित होता हुआ भ्रूण प्लेसेंटा के अंदर परिवर्तित होता है, उस भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, वह कौन सी प्रतिरक्षी करती है? तो IgG प्रतिरक्षी करती है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हमें ध्यान रखना है कि प्लेसेंटा को पार करने वाली प्रतिरक्षी कौन सी? IgG है, या आपको भ्रूणीय अवस्था में शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है? तो IgG हमें ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? ये हमें ध्यान रखना है पहली IgG। दूसरी प्रतिरक्षी हमें ध्यान रखनी है IgM प्रतिरक्षी होती है, इसमें भारी श्रृंखलाएं होती है, वो कौन सी होती है? म्यू। और इसमें ये किस रूप में उपस्थित होती है? पेंटामर्स के रूप में उपस्थित होती है, जिसमें पेंटामर्स में उपस्थित ये जो प्रतिरक्षी होती है वे प्रतिरक्षी एक वलय के रूप में आपस में जुड़ी हुई रहती हैं।
आईजीएम आप ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना है कुल प्रतिरक्षी जो सीरम में होते हैं, सीरम में कुल प्रतिरक्षियों का ये कितने प्रतिशत भाग का निर्माण करती है, तो हमें ध्यान रखना है ये 10% भाग का निर्माण करती है। सीरम में कुल प्रतिरक्षी उनका 10% भाग होता है, वह कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना आईजीएम होता है। अब ध्यान दीजिए आईजीएम होता है ये प्रतिजन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सर्वप्रथम बनने वाली प्रतिरक्षी है। प्रतिजन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सर्वप्रथम बनने वाली प्रतिरक्षी, ये हमें ध्यान रखना है। सर्वप्रथम बनने वाली प्रतिरक्षी वो कौन सी है, तो सर्वप्रथम बनने वाली प्रतिरक्षी है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आप ध्यान दीजिए कि जो कोई भी जीवाणु या एंटीजेंस का हमारे शरीर में प्रवेश होता है तो सबसे पहले जो प्रतिरक्षी बनती है उस प्रतिरक्षी का नाम क्या है, तो आईजीएम है। आईजीएम शरीर में सबसे पहले बनने वाली प्रतिरक्षी है, वो हमें ध्यान रखनी है। तो प्रतिजन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप शरीर में सर्वप्रथम बनने वाली प्रतिरक्षी वो आईजीएम है। ये आईजीजी से भी पहले बनती है, तो ये हमें ध्यान रखना है, से पहले आईजीएम प्रतिरक्षी बनती है, ये हमें ध्यान रखना है। तथा जीवाणुओं के प्रति तीव्र रिएक्शंस दर्शाती है, या एंटीजेंस के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया दर्शाती है। तो ये हमें प्रतिरक्षी ध्यान रखनी है, वो कौन सी ध्यान रखनी है, आईजीएम प्रतिरक्षी। अब उसके बाद में तीसरी हमें ध्यान रखनी है आईजीए प्रतिरक्षी। ये आईजीए प्रतिरक्षी होती है वह सीरम में 15% होती हैं। तो इस प्रकार से सीरम में कुल प्रतिरक्षियों का 15% भाग होता है, वह कौन सी प्रतिरक्षी निर्मित करती है, आईजीए प्रतिरक्षी निर्मित करती है। आईजीए प्रतिरक्षी होती है, इसके बारे में ध्यान दीजिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यह मुख्य रूप से स्त्राव होते हैं, शरीर के स्त्रावी पदार्थ होते हैं उनमें उपस्थित होती हैं, जैसे कि मुख गुहा के स्त्राव है, या म्यूकस है, या नासिका का स्त्राव है, या आँखों के जो नेत्रों का स्त्राव है। तो इस प्रकार के स्त्रावी पदार्थों में सबसे अधिक उपस्थित होती है कौन सी प्रतिरक्षी, आईजीए प्रतिरक्षी। ये द्विलक के रूप में उपस्थित होती है। और आप ध्यान दीजिए कि जो माता का दुग्ध होता है उस माता के दुग्ध में कौन सी प्रतिरक्षी उपस्थित होती है, आईजीए उपस्थित होती है। तो आप ध्यान दीजिए माता के दुग्ध में उपस्थित होती है, दुग्ध में उपस्थित एकमात्र प्रतिरक्षी, उपस्थित प्रतिरक्षी वो कौन सी हमें ध्यान रखनी है, आईजीए प्रतिरक्षी उपस्थित होती है, जो नवजात शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करती है, नवजात शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से नवजात शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्रतिरक्षी है वह कौन सी है, आईजीए है, ये हमें ध्यान रखना है। इसलिए तो कहते हैं कि सबसे पहला जो प्रथम दूध होता है वो शिशु को पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें आईजीए प्रतिरक्षी सबसे अधिक उपस्थित होती है। और आईजीए प्रतिरक्षी अधिक उपस्थित होने के कारण से शिशु को विभिन्न प्रकार के रोगों से और रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करने में यह सहायक होती हैं। तो इस प्रकार से नवजात शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्रतिरक्षी वो कौन सी, आईजीए है। और माता के दुग्ध के स्त्राव में सबसे अधिक उपस्थित प्रतिरक्षी वो कौन सी प्रतिरक्षी, आईजीए प्रतिरक्षी होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है आपको कि माता के दुग्ध में कौन सी प्रतिरक्षी उपस्थित होती है, तो आपका उत्तर क्या होगा, आईजीए प्रतिरक्षी उपस्थित होती है। यह आपको पूछा जा सकता है कि नवजात शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्रतिरक्षी कौन सी होती है, जो कि माता के दुग्ध में उपस्थित होती है, तो भी आपको क्या ध्यान रखनी है, आईजीए होती है, ये हमें ध्यान रखना है। या किसी भी स्त्रावी जो पदार्थ होते हैं जैसे मुख गुहा के स्त्राव है, या म्यूकस के स्त्राव है, या हमारी नासिका के स्त्राव है, उनमें भी कौन सी प्रतिरक्षी उपस्थित होती है, आईजीए प्रतिरक्षी उपस्थित होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, आईजीए प्रतिरक्षी के बारे में। नेक्स्ट अगली हमें ध्यान रखनी है आईजीडी। आईजीडी प्रतिरक्षी है, ये आपको ध्यान रखना है सीरम के कुल प्रतिरक्षियों का केवल कितने प्रतिशत होती है, 1% भाग का निर्माण करती है, हमें ध्यान रखना है। और ये किस रूप में उपस्थित होती हैं, एकलक के रूप में उपस्थित होती हैं। तो आईजीडी प्रतिरक्षी होगी, ये सीरम में कुल प्रतिरक्षियों का 1% भाग का निर्माण करती है, और ये किस रूप में उपस्थित होती है, एकलक के रूप में, मोनोमर्स के रूप में उपस्थित होती है। आईजीडी प्रतिरक्षी बी लिम्फोसाइट या बी लसिकाणु पर उपस्थित होती हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आईजीडी प्रतिरक्षी होती है वे बी लसिकाणु पर उपस्थित होती हैं तथा एंटीजन के प्राथमिक ग्राही के रूप में कार्य करती हैं, एंटीजन के ग्राही के रूप में कार्य करती है। तो एंटीजन के ग्राही के रूप में कार्य करती है, वो कौन सी है, तो
तो आपको ध्यान रखना है IgD प्रतिरक्षी होती हैं। तो एंटीजन के ग्राही के रूप में कार्य करती हैं और बी लसिकाणु पर उपस्थित प्रतिरक्षी है, उस प्रतिरक्षी का नाम हमें ध्यान रखना है IgD प्रतिरक्षी। तो IgD प्रतिरक्षी सीरम में कुल प्रतिरक्षी का 1% भाग होती है और यह प्रतिरक्षी होती है वो बी लसिकाणु पर उपस्थित होती है तथा एंटीजन के ग्राही के रूप में कार्य करती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अर्थात बी लसिकाणुओं को एंटीजन के पहचानने में ये सहायक होती है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, IgD प्रतिरक्षी के बारे में। अगला हमें ध्यान रखना है IgE प्रतिरक्षी। इसमें जो है वह कौन सी भारी श्रृंखला होती है, एप्सिलॉन्स होती हैं और ये एकलक के रूप में उपस्थित होती है। IgE प्रतिरक्षी होती हैं, यह हमें ध्यान रखना है कि जो एलर्जी क्रियाएं होती हैं उसमें सक्रिय रूप से कार्य करती है। और आप ध्यान दीजिए कि यह प्रतिरक्षी होती है, यह आपको ध्यान रखना है बेसोफिल एवं मास्ट कोशिकाओं, बेसोफिल्स एवं मास्ट कोशिकाएं। देखो ध्यान रखना है कि हमारे रुधिर के अंदर जो WBC होती है वो 5 प्रकार की होती हैं। उसमें सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक मात्रा में होती है, फिर उसके बाद इओसिनोफिल्स और फिर बेसोफिल्स होती हैं। ये 3 ग्रेनुलोसाइट्स प्रकार की होती है, कणिकीय प्रकार की होती है। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होती हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, अकणिकीय प्रकार की होती हैं। तो इसमें से बेसोफिल्स कोशिका होती है, उनके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, हिस्टामिन का निर्माण किया जाता है जो कि एलर्जी कारक होता है। तो इस प्रकार से एलर्जी में कार्य करता है। उन बेसोफिल्स एवं मास्ट कोशिकाओं की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। ये सबसे कम मात्रा में उपस्थित होती हैं, मास्ट कोशिका की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होती हैं, के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। तो इस प्रकार से ये जो होती है ये सीरम में बहुत कम मात्रा में उपस्थित होती है। इनका निर्माण उसी समय होता है जब मास्ट कोशिकाएं बेसोफिल्स कोशिकाओं के प्रतिजन की प्रतिक्रिया होती है, यह ध्यान रखना है। एलर्जी के समय इनकी मात्रा बढ़ जाती है, एलर्जी के समय इनकी मात्रा क्या हो जाती है, एलर्जी के समय इनकी मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। एलर्जी के समय इनकी मात्रा बढ़ जाती है तथा इनकी मात्रा बढ़ने से ये इओसिनोफिल्स एवं आपको ध्यान रखना है जो कर्माकुंचन होते हैं उसको बढ़ा देते हैं, जिसके कारण से कर्मी जनित रोग होते हैं उन कर्मियों को बाहर निकालने में या नष्ट करने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है एलर्जी के समय कौन सी प्रतिरक्षी की संख्या बढ़ जाती है, तो आपको कौन सा ध्यान रखना है, IgE प्रतिरक्षी। ये बेसोफिल और मास्ट कोशिकाओं की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होती है। तो ये 5 प्रकार की हमें प्रतिरक्षी ध्यान रखनी है। सबसे पहले IgG, IgM, IgA, IgD और IgE। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की प्रतिरक्षाएं उपस्थित होती है जिनके फंक्शंस भी मैंने इनके साथ में लिखा दिए। तो ये एक फ्लो चार्ट बना करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो एंटीजन एवं एंटीबॉडी का जो पार्ट हमारे क्लास में था वो हमने कंप्लीट कर लिया। इससे ज़्यादा डिटेल्स हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगली क्लास में हम रक्त एवं रक्त समूह के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।